ओके तो बच्चों इस सेशन में हम लोग प्रोजेक्टाइल का जो पार्ट 3 कहते हैं वो स्टार्ट कर रहे हैं। पार्ट 1-2 में हमने इक्वेशंस खत्म किए, जो एनसीईआरटी बेस्ड था वो पूरा हमने कंप्लीट किया। अभी जो हमारा पार्ट 3 बन रहा है बच्चों, इसमें हम लोग पहले जो अपना दिया हुआ है एनसीईआरटी में वो बात करते हैं कि भाई 4.7 एक सम है आपके पास, पर वो एक स्टैंडर्ड लॉजिक है, स्टैंडर्ड इक्वेशन है। यानी गैलीलियो ने अपनी एक बुक है द टू न्यू साइंसेस, उसमें एक कंसेप्ट बताया हुआ है, वो आज हम प्रूव करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं फटाफट वीडियो को और आगे बढ़ते हैं। लेक्चर में बढ़िया बढ़िया कंसेप्ट करेंगे हम लोग और बहुत सारे और बहुत बढ़िया स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज जो जेईई नीट में आपको बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। कि जैसे कि आपने अगर ऐसा क्वेश्चन देखा तो ये इक्वेशन लगा दो, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला लगा दो, आपका आंसर आ जाएगा विद इन 30 सेकेंड या 15 सेकेंड में आंसर आ जाएगा। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं गैलीलियो ने। भाई गैलीलियो का जो लॉजिक था वो क्या था कि गैलीलियो ने ऐसा कहा कि भाई ये एक्स है और ये वाई एक्सिस है, वी हैव 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स एंड वाई, और इस पे आप एक 45 डिग्री का एंगल मान लीजिए भाई 45 डिग्री। अब उनका ये कहना था ध्यान से समझना है आपको। उन्होंने क्या कहा, ये 45 डिग्री का एंगल है। अब इस 45 से थोड़ा थीटा कम और थीटा ज्यादा, थीटा एंगल जितना कम और थीटा ही एंगल जितना ज्यादा, अगर आप 2 बार किसी बॉडी को प्रोजेक्ट करते हो, यानी कि पहले आपने थीटा पे किया तो वो यहां गया, सेम स्पीड पे आपने 45 से थीटा ज्यादा पे किया तो भी जो रेंज मिलती है वो सेम मिलती है। ये उन्होंने अपनी बुक में लिखा हुआ है और इसका प्रूफ हम देखने वाले हैं अभी, ठीक है। तो रेंज का इक्वेशन आपको पता ही होगा, रेंज का इक्वेशन सबको पता होना चाहिए बच्चों। तो पहले के केस में मान लो ये फर्स्ट है, उसकी बात करते हैं। तो दोनों केस हम यहाँ पे पैरेलली देखते हैं। तो पहले केस में जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है वो θ1, वो 45 से थीटा कम है, तो 45 माइनस थीटा हो गया, समझ रहे हो, 45 से थीटा कम। और दूसरे केस में सेकंड केस में थीटा है 45 से, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन θ2 है 45 से थीटा जितना ज्यादा। समझ रहे हो कि नहीं? देखो ऐसे है, ये 45 एंगल है, इससे आप 10 कम यानी 35, 10 कम यानी 35 और 10 ज्यादा यानी 55। समझ रहे हो कि नहीं मेरी बात? हाँ के ना? इन 2 एंगल पे बच्चों, इन 2 एंगल पे अगर हमने प्रोजेक्ट किया और सेम स्पीड रखी, सेम वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया तो रेंज सेम मिलती है। तो बच्चों ये हम पता कैसे करेंगे, देखो आओ समझते हैं बच्चों। यस, नो वॉइस अभी आ जाएगा, यस, ओके। तो इन रेंज 1 R1 इज इक्वल टू V0 स्क्वायर साइन 2θ1 अपॉन G। इन रेंज 2 V0 स्क्वायर साइन 2θ2 बाय G। नाउ पुट द वैल्यूज ऑफ θ1 एंड θ2। V0 स्क्वायर साइन 2 45 माइनस थीटा अपॉन G। अब इसको सॉल्व करो, अंदर मल्टीप्लाई करो, V0 स्क्वायर साइन 90 माइनस 2 थीटा अपॉन G, 90 डिग्री, ये 45 डिग्री, ओके। अब समझो बच्चों, अब समझो मेरी बात समझो बच्चों। 90 माइनस थीटा, ये 90 है, माइनस थीटा माइनस 2 थीटा, चाहे कोई भी हो, क्लॉकवाइज चलना है। तो यहां पे तो ऑल पॉजिटिव यानी साइन भी पॉजिटिव, तो V0 स्क्वायर और साइन पॉजिटिव यानी पॉजिटिव साइन रहेगी आगे। अब 90 है तो फंक्शन चेंज होगा, साइन का बच्चों कॉस हो जाएगा, तो अपना आंसर ये आ जाएगा। दिस इज द रेंज 1। समझ में आया? साइन 90 माइनस 2 थीटा क्या बन जाएगा, cos 2 थीटा बन जाएगा, प्लस cos 2 थीटा प्लस cos 2 थीटा। ओके, क्लियर? एनी डाउट्स? ओके। अब हम R2 की बात करते हैं बच्चों। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट दी
second case. In second case, again we have the same velocity v naught, and the angle of projection is different by theta. But यहाँ पे 45 प्लस थीटा, तो 45 प्लस थीटा आप अगर रख रहे हो और यहाँ पे g, आप अगेन सॉल्व कर रहे हो और कुछ भी नहीं, ये अंदर मल्टीप्लाई करो 90 हो गया प्लस 2 थीटा हो गया बच्चों, अपॉन में g है। अब यहाँ पे 90 प्लस की बात चल रही बेटा। इन दिस केस वी हैव टू गो एंटी क्लॉकवाइज। व्हेन वी टॉक अबाउट पॉजिटिव, देन वी हैव टू मूव क्लॉकवाइज, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज। फॉर पॉजिटिव वी हैव टू मूव एंटी क्लॉकवाइज, फॉर नेगेटिव वी हैव टू मूव क्लॉकवाइज। फ्रॉम 90 प्लस 2 थीटा, फॉर 90 प्लस 2 थीटा वी हैव टू मूव एंटी क्लॉकवाइज। इन द सेकेंड क्वाड्रेंट again sign is positive according to the LSTC rule. Sign is positive, again we have to take sign as positive. But 90, again 90, when there is a 90, then function changes, sign becomes cos 2 theta upon g. From these two equations R1 and R2, you can simply say this R1 is equals to R2. Observe these two equations, you will get the R1 is equals to R2 because these both are similar. R1 is equals to R2. बच्चों समझ में आया कि नहीं? बताओ बच्चों, समझ में आया कि नहीं? क्लियर हुआ? यस, बिल्कुल सिंपल। आपको ये याद रख लेना है, अब ये याद रख लेना है। अच्छा, क्या याद रखना है? अगर 45 से थीटा कम या थीटा ज्यादा पे सेम इनिशियल वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया गया हो किसी ऑब्जेक्ट को, तो दोनों टाइम उसकी जो रेंज होती है वो सेम होती है बच्चों। अब मेरी बात ये समझना है आपको, यहां पे ध्यान से समझिए बच्चों। अब मेरी बात आप ये ध्यान से समझिए, अगर हम प्रैक्टिकली बात करते, जब हम सम्स में यूज करेंगे, अगर मैंने रिवर्स करते हैं, इसका उल्टा इनवर्स लॉजिक, देखो यहाँ पे फॉरवर्ड लॉजिक क्या है? व्हेन वी प्रोजेक्ट एन प्रोजेक्टाइल और अ प्रोजेक्टाइल, व्हेन वी प्रोजेक्ट अ प्रोजेक्टाइल एट 45 माइनस थीटा एंड 45 प्लस थीटा विथ सेम इनिशियल वेलोसिटी, देन इट विल कवर इक्वल रेंज। इट विल कवर, क्या हो रहा है? ब्लर हो रहा है, ओके आप क्लियर देखो, इट विल कवर सेम रेंजेस, ओके, इन बोथ द केसेस। बट उल्टा देखो, अब अगर रेंज सेम हो तो क्या बच्चों? तो बच्चों ये होगा, अगर रेंज सेम है तो एक का एंगल 45 माइनस थीटा बनेगा और दूसरे का क्या बनेगा? 45 प्लस थीटा। अच्छा, इसमें एक और कंक्लूजन आप कर सकते हो, ध्यान से देखिए। अगर ये थीटा 1 हुआ तो जो दूसरा है बच्चों, दूसरा एंगल वो 101% 90 माइनस थीटा 1 होगा। हाँ के ना? समझे के नहीं समझे? कैसे ये मैंने निकाला? तो इनमें वैल्यू पुट कर दो, थीटा की वैल्यू पुट कर दो बच्चों, देखो आंसर आ जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, पहले मैं बता देता हूं। ये स्क्रीनशॉट ले लो इसका फटाफट, चलो स्क्रीनशॉट लो। हो गया? डन? ओके, डन। अब आपको इनवर्स में कैसे याद रखना है? देखो, अगर आपको ऐसा बोला गया कि सेम वेलोसिटी से दो अलग अलग एंगल पे प्रोजेक्ट करते हैं तो उनकी रेंज सेम आती है, तो अगर पहला एंगल थीटा 1 है यानी कि 45 माइनस थीटा और दूसरा एंगल थीटा 2 है 45 प्लस थीटा, तो मैंने आपसे कहा है पहला एंगल अगर थीटा 1 है, कुछ भी है, तो दूसरा एंगल क्या होगा? 90 माइनस थीटा 1। वो कैसे मैंने लिख दिया आपको बता देता हूं। आओ इधर देखो, थीटा 2 में 45 एज इट इज प्लस थीटा की जगह क्या लिखोगा? 45 माइनस थीटा 1, वो इसमें रख दो। 45 माइनस थीटा 1 यू विल गेट 90 माइनस थीटा 1। बोलो समझ में आया बच्चों? हाँ कि ना?
if one angle of projection is theta 1, then the other one is 90 minus theta 1. एक एग्जांपल लेते हैं बच्चों, समझो। एक मैंने प्रोजेक्शन लिया, एक प्रोजेक्टाइल मोशन लिया जिसमें मैंने 30 डिग्री रखा थीटा 1 और रेंज मिली r1। तब दोबारा मैं फेंकूंगा सेम इनिशियल वेलोसिटी से, तो कितने एंगल से फेंकू तो सेम रेंज आए? चलो आंसर दो, चलो आंसर दो। दोबारा मैं फेंकू कितने दूसरे एंगल से तो सेम रेंज आए? पहले की 30 है तो दूसरे की 90 माइनस 30 यानी कि 60। बच्चों समझ में आ रहा है? हाँ कि ना? इसको नोट कर लेना, लिखना अच्छी तरह से, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो इसका, और देखते हैं सम इसका। बढ़िया, ओके, जरूरत है तो ले लो फटाफट, बाकी ले चुके हो ये, है ना? लेते रहना। ठीक, ये एग्जाम्पल हो गया बच्चों एक। सिमिलरली एक और एग्जाम्पल देखें तो क्या दिक्कत है इसमें कि बच्चों मैंने एक 25 डिग्री पे प्रोजेक्ट किया, तो उसने कुछ रेंज बनाई अपनी r1, ठीक है। तो अब मुझे दोबारा उतनी ही सेम इनिशियल वेलोसिटी से कितने से प्रोजेक्ट करना चाहिए तो रेंज सेम आए? ये थीटा कितना होगा? यस यस, आ गया। क्या किया आपने? 90 माइनस 25, आंसर इज 65। सही है 65, सही है ना? आ गया। बोलो ये स्टैंडर्ड रिजल्ट समझ में आया सबको के नहीं? यस, बढ़िया समझ में आया। तो बच्चों इसको आप ध्यान रखिए, इसको नोट कर लीजिए और दिमाग में फिट कर लीजिए। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो बच्चों अब नेक्स्ट में एक और स्टैंडर्ड रिजल्ट है बच्चों, tan थीटा इज इक्वल टू 4h अपॉन r। ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है बच्चों, और इससे कई चीजें हम लोग डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। और ये आता है कैसे? तो जो इसको आप देख रहे हो वैसे प्रूव करना है, बस और कुछ भी नहीं। चलो प्रूव करते हैं इसको, फिर इसके क्वेश्चंस देखें, प्रूफ देखते हैं पहले। तो ये तो पता नहीं चलेगा, पर इधर से पता चल जाएगा। आप h/r करो, चलो h/r करो, 4 ऑटोमेटिक आ जाएगा h/r। तो h की वैल्यू क्या है? v0 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा नॉट अपॉन 2g। सही लिखे? याद है क्या? नहीं है? हाँ, v0 स्क्वायर अपॉन 2g वही लिखा है मैंने, y डायरेक्शन है इसलिए साइन स्क्वायर थीटा नॉट आ रहा है सर। रेंज v0 स्क्वायर अपॉन g 2 साइन थीटा नॉट कॉस थीटा नॉट। समझ में आई? रेंज समझ में आई? रेंज साइन 2 थीटा लिखते हैं, पर उसका मैंने एक्सपांशन कर दिया तो हमें क्या मिला? 2 साइन थीटा अपॉन इंटू कॉस थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। बच्चों ये पहले से हमें पता है। अब देखो एक साइन मरेगा, पहले ये v0 स्क्वायर गया, ये g गया, एक साइन गया, ये 2 नहीं जाएगा, ये 2 डिनोमिनेटर में और यहाँ पे नीचे न्यूमरेटर हो गया, तो ये नीचे आ जाएगा ना इधर। तो यहाँ पे साइन अपॉन कॉस यानी tan थीटा अपॉन 2 2 जा 4। समझ में आया? तो आप tan थीटा बराबर क्या लिखोगे? 4h/r। बोलो सही है भाई? क्या ये याद रखने में आपको कोई बुराई लग रही है? ये याद रखने में आपको कोई बुराई लग रही है भाई? और याद रह जाए तो कोई बुराई भी नहीं है इसमें, बढ़िया है, बिल्कुल है, बढ़िया है। आइए अब ऐसे कुछ क्वेश्चन देखते हैं तो पता चले कि हाँ इसका यूज है, डायरेक्टली इसका यूज है, डायरेक्टली इसका यूज है। समझो बच्चों, समझो बच्चों। अच्छा, अगर रेंज जो है वो मैक्सिमम हाइट के 4√3 टाइम्स है, इफ रेंज इज 4√3 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम हाइट, देन फाइंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। यानी अब इसमें आप क्या करोगे? तो रेंज का इक्वेशन लिखोगे, हाइट का इक्वेशन लिखोगे, फिर उनको साइन कॉस को सेम एक साइड लाके सॉल्व करोगे। बट बिल्कुल सही है, पर अगर उसी टाइम पे आपको ये स्टैंडर्ड रिजल्ट याद हो
तो सॉल्यूशन एकदम सिंपल हो जाता है। tan थीटा नॉट इज इक्वल्स टू 4h/r और 4h अपॉन आर। आर की वैल्यू क्या है बच्चों? 4√3 इंटू h गया 4 गया 1/√3। tan का जो एंगल है वो कितना होगा ये बताओ? 1/√3। यस 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 30 डिग्री। या π/6 रेडियन। π/6 रेडियन। रेडियन में भी तो हो सकता है ना। अरे भाई पता चला ये स्टैंडर्ड रिजल्ट का फायदा क्या है? फायदा क्या है पता चला? यस 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 फायदा क्या है पता चल रहा है। चलो एक और एग्जांपल देखते हैं बच्चों। हाँ समझना है। अगर रेंज दी है आपको कुछ वैल्यू, रेंज की वैल्यू दी है बच्चों, मान लो आपको रेंज की वैल्यू दी है 40 मीटर और मैक्सिमम हाइट की वैल्यू दी है बच्चों, आपको दी है 10√3 मीटर, ऐसा दिया है। और आपको पूछ लिया कि भाई एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना, तो आप क्या सोचोगे? इधर वही लॉजिक, tan थीटा नॉट इज इक्वल्स टू 4h/r 4h/r 4h/r। यस, तो आप सॉल्व करोगे तो सिंपल आपको हिसाब मिल जाएगा। 4h की वैल्यू 10√3, r की वैल्यू 4t, 0 गया ये 4 गया, 10 की वैल्यू आई √3। तो बच्चों कौन से एंगल पे 10 की वैल्यू √3 होती है? तो आपको पता है 60 पे होती है। हाँ के ना? समझ में आ रहा है ना बच्चों? ये है एप्लीकेशन ऑफ स्टैंडर्ड रिजल्ट। हाँ भाई इसका स्क्रीनशॉट ले लो। बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया, क्लियर हो गया, समझ में आ रहा है। अब देखो एक और स्टैंडर्ड रिजल्ट की बात हम करते हैं कि भाई दो प्रोजेक्टाइल हैं, उनकी वेलोसिटी सेम है। थीटा नॉट जो है वो डिफरेंट है, ओके, और उनकी रेंज सेम है। तो उनके जो टाइम ऑफ फ्लाइट होंगे TF1.TF2 वो होंगे 2r/g। उनका जो प्रोडक्ट करोगे वो आएगा आपका 2r/g। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है। समझ में आया? ये आपको ऐसे बोल दिया, पूरा थ्योरी आपको दे दिया कि भाई टू ऑब्जेक्ट्स आर प्रोजेक्टेड विद द सेम इनिशियल वेलोसिटी एट डिफरेंट एंगल्स, ओके। हाँ, और उनके एंगल ऑफ प्रोजेक्शन डिफरेंट है। इफ दे कवर इक्वल रेंज देन व्हाट इज देन, बस देन करके छोड़ दे और ब्रैकेट आपको फिल इन द ब्लैंक दे दे और 4 ऑप्शन दे दे, उसमें से एक ऑप्शन ये हो, तो ये कैसे आएगा वो देखना है। चलो जो केस दिया है उस पर फॉलोअप लेते हैं। बढ़िया, देखो मैं यहां पे बना देता हूं डायग्राम। ये x बच्चों, ये y, ये पहले ऐसे गया और ये दूसरा, दोनों में रेंज सेम है। r1 इज इक्वल टू r2, r1 इज इक्वल टू r2 बच्चों, उसको r मान लो आप। अच्छा, अब दोनों की स्पीड सेम है, ये θ1 है और ये θ2 है। θ2 आपको पता है 90 माइनस θ1 होगा, ठीक है। इसका टाइम ऑफ फ्लाइट TF1 है, इसका टाइम ऑफ फ्लाइट TF2 है। तो दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो आपको 2r/g मिलना चाहिए। बस मिलेगा भाई, क्यों नहीं मिलेगा, आइए देखते हैं कैसे मिलता है। भाई TF1.TF2 अगर आप करते हो तो टाइम ऑफ फ्लाइट का इक्वेशन आपको पता है 2Tm v0 sin θ1 अपॉन g इंटू 2 v0 sin θ2 बाई g। कोई डाउट नहीं है? तो भाई ये क्या होगा, 2 2 जा 4 बाई जी स्क्वायर इंटू v0 स्क्वायर sin θ1 इंटू साइन 90 माइनस θ1 लिख दो बच्चों, क्योंकि θ2 क्या होगा, इफ रेंज इज इक्वल, if ranges are equal, so that we can put this 90 minus θ1 in place of θ2.
if ranges of both these projectile are equal, then we have to put this. Now simply solve this. Simply solve it. You will get 4v naught square by g square sin theta 1 into cos theta 1. Yes or no? sin 90 माइनस थीटा 1 क्या हो जाएगा बच्चों? cos थीटा 1. ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, साइन पॉजिटिव आएगा. फर्स्ट क्वाड्रेंट में 90 है तो साइन का cos हो जाएगा. ओके, नाउ हमें आंसर क्या लाना है? 2r बाई जी. उसको अरेंज करना है. तो देखो 2v नॉट स्क्वायर अपॉन, देखो समझना, ये एक जी इधर रखते हैं, 2 बाई जी आगे रखते हैं, और यहां पे ध्यान देना, मैं v नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा 1 बाई जी ऐसे रख सकते हैं. क्यों? देखो 2 इसमें से ले लिया, साइन थीटा कॉस थीटा यानी साइन 2 थीटा हो गया. वी नॉट स्क्वायर तो था, एक 2 बच गया वो आगे लिख दिया, एक जी इधर लिखा, एक जी इधर लिखा, ये पूरा आपका आर बन गया. तो आंसर क्या आ जाएगा भाई? 2r बाई जी. बोलो समझ में आया? हाँ कि ना बोलो, समझ में आया कि नहीं बच्चों? यस यस, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है. 2 टाइम ऑफ फ्लाइट हो, TF1 TF2, अगर रेंज सेम आती है तो आंसर क्या आएगा उनका प्रोडक्ट का? 2r बाई जी. स्क्रीनशॉट लो बच्चों इसका. तो बच्चों अब बात करते हैं हम लोग काइनेटिक एनर्जी. अच्छा, काइनेटिक एनर्जी यानी जब कोई भी बॉडी चलती है बच्चों, उसके पास मास और वेलोसिटी दोनों होती है. तो मास और वेलोसिटी बना के काइनेटिक एनर्जी बनती है. और ये आपको इक्वेशन आता है 9th स्टैंडर्ड में पढ़े हो. हाँ के ना? व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एनी पार्टिकल विथ मास m एंड वेलोसिटी v? हाफ mv स्क्वायर. यस, हाफ mv स्क्वायर. वही बात है यहाँ पे. अब समझो, मैं जो आपसे बात करना चाहता हूं वो यहाँ पे आपको समझनी है. देखो, ये प्रोजेक्टाइल ऐसे गया भाई, यहां पे उसकी वेलोसिटी थी v नॉट, ये उसका x कंपोनेंट, ये थीटा नॉट, और ये x कंपोनेंट क्या लिखा गया? v नॉट x, और y कंपोनेंट क्या लिखा गया? v नॉट y. समझना है बच्चों आपको. तो यहां पे इसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो हम लिखेंगे हाफ m v नॉट स्क्वायर. सही लिखा है? यस. यहां पे जब वो मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाएगा तब कुछ स्पेशल होगा. क्या स्पेशल होगा? एट मैक्सिमम हाइट पे उसके पास सिर्फ vx होगा, vy क्या हो जाएगा? 0. vx जो है कांस्टेंट है, वो कितना है? v नॉट x, और v नॉट x क्या है? v नॉट cos थीटा नॉट. बोलो समझ में आई मेरी बात? हाँ के ना? यहाँ पे तो पूरा वही खेल तो वही है, कुछ नया नहीं है. पर मैक्सिमम हाइट पे y डायरेक्शन की वेलोसिटी 0 हो जाती है, तो इसीलिए मैक्सिमम हाइट पे उसके पास सिर्फ x डायरेक्शन की वेलोसिटी बचती है. हाँ, तो जब मैक्सिमम हाइट पे आएगा, एट मैक्सिमम हाइट, उसकी काइनेटिक एनर्जी आप क्या लिखोगे? हाँ, k डैश इज इक्वल्स टू, ध्यान से समझना है बच्चों, हाफ m v, पर मैक्सिमम हाइट पे v क्या रहेगा बच्चों? v नॉट x का स्क्वायर, क्योंकि मैक्सिमम हाइट पे उसकी वेलोसिटी सिर्फ v नॉट x बचने वाली है. समझ में आया? अभी इसमें आगे चलना बाकी है. हाफ m v नॉट x की वैल्यू ये रखो, v नॉट का स्क्वायर हो जाएगा, cos का स्क्वायर हो जाएगा थीटा नॉट. हाँ, हाफ m v नॉट स्क्वायर आपका k बनने वाला है, तो आपका आंसर आएगा cos स्क्वायर थीटा नॉट. दिस इज द आंसर. हाँ, समझ में आया कि नहीं? बिल्कुल समझ में आया, बिल्कुल समझ में आया. समझ में आया? मैसेज करो हाई. नहीं, हाँ खेना, हाई कर देना. हाई सर आ गया. अच्छा, यस. अब एक और क्वेश्चन, इसी में आपको एक क्वेश्चन सेट कर देता हूं.
4 ऑप्शन देता हूं डायरेक्ट। K इज इक्वल टू K डैश है, K इज ग्रेटर देन K डैश है, K इज लेस देन K डैश है, और K इज लेस देन इक्वल्स टू K डैश है। ई ऑप्शन भी देता हूं, K इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू K डैश है। आपको कौन सा रिलेशन मैच होता दिखता है? मैसेज आ रहा है ई, मैसेज आ रहा है ई, सही है ना? क्यों? क्यों सही है? क्योंकि जो कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू है बच्चों, कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू वो मैक्सिमम 1 हो सकती है या 1 से छोटी, क्योंकि कॉस की वैल्यू मैक्सिमम 1 है, यानी कॉस स्क्वायर थीटा 1 या 1 से छोटा हो सकता है। यानी या तो ये दो बराबर हो सकते हैं या ये K से छोटा हो सकता है, यानी K बड़ा होगा, K इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू K डैश। बोलो समझ में आया? हाँ के ना बच्चों? इसमें जो कॉस स्क्वायर थीटा है इसकी वैल्यू या तो 1 होगी या 1 से कम होगी या 0 होगी। हाँ, 0 और 1 के बीच में मिलेगी, क्योंकि आपको कॉस स्क्वायर दिया है, फिर चाहे एंगल चाहे कुछ भी हो। ओके ठीक है, पर समझ रहे हो ना? कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू अगर 1 या 1 से कम है तो यहाँ पे जो K डैश है वो भी आपको K या K से कम मिलेगा, यानी K डैश से बड़ा या तो इक्वल मिलेगा। बोलो समझ में आया? जेई नीट में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों, इसीलिए ये करवाया गया है। अच्छा, एक और क्वेश्चन करवाता हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले से, जल्दी से। चलो बच्चों, अब कुछ क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। ऐसे क्वेश्चन तो मैंने बताए हैं, पर आपके प्रोजेक्टाइल का जो इक्वेशन वगैरह पक्का हो चुका है, स्टैंडर्ड रिजल्ट्स बन गए नॉर्मल प्रोजेक्टाइल, ओके 2D में। हाँ, अभी आपका हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल और प्रोजेक्टाइल एट इंक्लाइंड प्लेन बाकी है, वो करेंगे, चिंता मत करो, वो भी इसकी भी बारी आने वाली है। चलो कुछ क्वेश्चन इसके तो कर लेते हैं पहले। एक बढ़िया क्वेश्चन हमारे पास है, अब मैं कौन से ईयर में पूछा गया है ये सब नहीं लिख रहा हूं, वो याद नहीं होता है, यहाँ पे भी दिया है नहीं। बुलेट्स आर फायर्ड विथ सेम इनिशियल वेलोसिटी v in different directions from a plane surface. These bullets would fall on the maximum area of on this surface. ओहो, आओ बच्चों समझते हैं। यानी भाई बच्चों ये एक नेताजी हैं, अब ये नेताजी इलेक्शन जीत गए हैं। नेताजी क्या जीत गए भाई? इलेक्शन जीत गए। तो आपने न्यूज चैनल में देखा होगा जब कोई नेता पागल हो जाता है, कुछ नेता होते हैं, सब नहीं होते हैं, कुछ नेता पागल हो जाते हैं और बंदूक निकालते हैं कि हमारे पास बंदूक है, और धार 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 हवा में फायरिंग करते हैं। अच्छा, अब ये फायरिंग करते करते ऐसे इन्होंने एक बुलेट यहाँ पे गिरी, इसी तरह से दूसरी बुलेट यहाँ पे गिरेगी, तो इतना एरिया कवर हुआ। हाँ कि ना? मेरी बात समझे बच्चों? हाँ कि ना? यहां पे गिरी और ये यहां पे, ऐसे पूरे सभी एरिया में गिरी होगी। नहीं तो आप ऐसे खेल, एक बॉल ले लो, बहुत सारी बॉल ले लो, ऐसे डालो, ऐसे डालो, ऐसे डालो, ऐसे डालो, ऐसे डालते जाओ, तो बॉल जाके एक पॉइंट पे, एक पोजीशन पे पड़ेगी मान लो, तो वो जो एरिया बनेगा वो आपने कवर ही किया। अब वो एरिया को आप ऊपर से देखो तो सर्कल दिखेगा, उस सर्कल की रेडियस कितनी होगी? मैक्सिमम एरिया के लिए रेडियस भी मैक्सिमम होनी चाहिए। क्या ये रेडियस रेंज बन जाएगी? क्या रेडियस क्या बन जाएगी? रेंज बढ़ जाएगी भाई, रेंज बन जाएगी। रेंज यहाँ पे वेलोसिटी कितना बोला है? v। तो भाई मैक्स एरिया के लिए आप एरिया मैक्स करना चाहते हो तो आपको जो रेंज है वो मैक्स करनी पड़ेगी। खत्म। मैक्सिमम रेंज बोलो। यस, आंसर आना चालू हो गए, मैसेज आना चालू हो गए। आर मैक्स आपको पता है वी नॉट स्क्वायर बाई जी होता है बच्चों। अब यहाँ पे वी नॉट कितना दिया है? वी, तो वी स्क्वायर बाई जी।
बस वो यहां रख दिए v⁴/g²। दिस इज आंसर। This is the maximum area. This is the maximum area covered by these bullets. Okay, which are fired by some person. यहाँ पे हमने नेताजी ले लिया। बोलो समझ में आया? स्क्रीनशॉट लो इसका, बढ़िया क्वेश्चन खुद से बना के लिखना। चलो बच्चों एक और क्वेश्चन देखते हैं, बढ़िया वाला और बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन बहुत ही कॉमन होता है, पर आपको आना चाहिए बच्चों। अगर नहीं आता है तो आपको मेहनत करनी चाहिए, ऐसे क्वेश्चन बनाने आने चाहिए। बढ़िया क्वेश्चन है, देखो। अब वाटर पाइप लाइंग ऑन द ग्राउंड हैज अ होल इन इट। क्वेश्चन समझना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अ वाटर पाइप लाइंग ऑन द ग्राउंड, अ होल इन इट, हैज अ होल इन इट। एक वाटर पाइप है, ग्राउंड पे पड़ी हुई है और उसमें एक हॉल है बच्चों, एक हॉल है, यानी पाइप काणी हो चुकी है। हाँ, फ्रॉम दिस होल वाटर स्ट्रीम शूट्स अपवर्ड्स एट एन एंगल 45 डिग्री, यानी उसमें से पानी की एक धार निकल रही है। ओके, 45 डिग्री पे। द स्पीड ऑफ द वाटर स्ट्रीम इज 10 मीटर पर सेकेंड। एट व्हाट हाइट वंस दिस स्ट्रीम hit the wall which is 5 meter away from the hole। तो बच्चों ये सीधा सीधा प्रोजेक्टाइल नहीं दिया, उल्टा उल्टा प्रोजेक्टाइल लिया है। कहां से घुमा के क्वेश्चन पूछा है बच्चों। ये एक बॉल है, ओके, और यहाँ पे कहीं पे पाइप है और ये पाइप है भाई, और उस पाइप के अंदर यहाँ पे होल है, और होल और पाइप, ये हॉल और वॉल के बीच की जो दूरी है वो 5 मीटर दी गई है। अब यहां से वाटर की स्ट्रीम निकल के जा रही है और ऐसे यहाँ पे कहीं पे इस पे हिट करेगी। ये जो इसकी इनिशियल स्पीड है वो v0 आपको 10 मीटर पर सेकेंड और एंगल आपको 45 डिग्री दिया हुआ है। तो उन्होंने क्वेश्चन ये पूछा है भाई कितनी ऊंचाई पे स्ट्राइक करेंगे, कितनी ऊंचाई पे स्ट्राइक करेगी बच्चों, कितनी ऊंचाई पे स्ट्राइक करेगी। एक बात बता दूं आपको, आपने कितने पे इसको छोड़ा है अभी? 45 पे। तो पहले इसकी रेंज निकाल लो। क्या रेंज इसकी इससे आधी आ रही है, इससे डबल आ रही है 5 से, तो फिर ये